राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। ये वीडियो एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम्स इन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें स्टैटिक जीके भी कवर करवाई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का राजा चुना गया है? जो पूरा एक के नाम है, कदे सोचो 2-3 नाम है ये। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर किस देश के राजा चुने गए हैं? मलेशिया के। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। जो पूरी की पूरी वास्तविक पावर है वो किसके हाथ में होया करे? पीएम के हाथ में होया करे, अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के पीएम हैं। और वैसी पावर किसके पास है? राजा के पास है, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री के पास होती है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। किंग चार्ल्स III कहाँ के राजा बनाए गए हैं? जो किंग चार्ल्स III है ऑपरेशन जीरो आर्म शुरू करके इंग्लैंड के राजा बनाए गए हैं। जो इंग्लैंड के पीएम कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? इजराइल के। जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में इजराइल के साथ युद्ध चल रहे हैं, हमास का इनका, तो ये इम्पोर्टेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पीएम हैं? इजराइल के। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। थर्मन शम्मुरत्ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सिंगापुर के। एमरसन मनागावा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जिम्बाब्वे के। ये अभी हाल ही के हैं, ये जो अभी 2023 में बनाए गए हैं, याद रखना इन्हें। और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को मिलाकर बाल्टिक देश बनता है। और बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे, ये अफ्रीका के अंदर आम है। बाल्टिक देश कौन कौन से होते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है 2023 में? इसमें जो यूके का वर्क की फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें 130 देश शामिल हुए थे, और 130 देशों में से हमारे भारतीय को ये अवार्ड मिला है। दीप नारायण नायक को, जो पश्चिम बंगाल की हैं, इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। ये एक स्ट्रीट टीचर थे जो गली गली, जो कोरोना के टाइम पे हर एक घर में जाकर दीवारों पर जाके इनने पढ़ाया है, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इस जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि मिलेगी? $1 मिलियन। और यूके का वर्क की फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक मनाया जाता है भारत में। शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जो शांति निकेतन है ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है 41वें नंबर का। और वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज 42 हो चुकी है। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और एक है 42वें नंबर की ओएसल मंदिर कर्नाटक में। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये है तो 2021 का, लेकिन दिया 2023 में गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर की गीता प्रेस को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मोजले को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार GS कुरूप मलयालम भाषा के लिए मिला। और 57वां किसे मिला है? दामोदर मोजले को। और 56वां किसे मिला है? नीलमणि फूफन को। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगर हम बात करें 32वां सरस्वती सम्मान, वो किसे मिला है? शिव शंकरी को, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और व्यास सम्मान किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना उपन्यास के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये श्री द्रौपदी मुर्मू को मिला है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, ग्रीस और मिस्र। इन 6 देशों का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं इन देशों की यात्राओं पर भी गए हुए थे और वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी को। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पिनोव को, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। और 2022 का किसे मिला था? गीतांजलि सरी को। भारत की थी ये, टॉम ऑफ सेंट के लिए, रेत की समाधि के लिए गीतांजलि सरी को मिला था 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और 23 का किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पिनोव को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है 2023 का? रवि कन्नर को। नॉर्मन बोरले अवार्ड किसे मिला है? स्वाति सिंह को। नॉर्मन बोरले, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरले। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? रिकी केज को। 3 बार अवार्ड जीतने वाले हैं रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 53वां दादा साहेब पुरस्कार किसे मिला है? वजीदा रहमान को। और जो 52वें नंबर का था वो किसे मिला है? वो सब आपने बताना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 52वें नंबर का किसे मिला है? और आशा पारिक को मिला है 52वां। और 53वां दादा साहेब किसे मिला है? वजीदा रहमान को। और पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? देविका रानी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, शेर जिसने चांदनी पी ली ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जो ये शेर जिसने चांदनी पी ली ये ऑटोबायोग्राफी S सोमनाथ की है। ये मलयालम भाषा में है, ये इसका हिंदी में कन्वर्ट करके लिख रखा है, मलयालम भाषा में है ये पुस्तक। नीलाम्बू कुचिदा सिमागल पुस्तक है ये, इसका रियल नाम ये है, मलयालम भाषा में है ये पुस्तक, ये हिंदी में कन्वर्ट करके लिख रखी है। और ये S सोमनाथ की पुस्तक है। S सोमनाथ कौन है? वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, शेर जिसने चांदनी पी ली। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और इसरो ने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च कराया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और 23 अगस्त को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा पर। और जहाँ पर इसने लैंडिंग की है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। जिस दिन इस चंद्रयान 3 है इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और इसरो ने एक आदित्य L1 मिशन भी 2 सितंबर को लॉन्च किया था सूर्य के लिए। और अब ये हाल ही में ये जो पुस्तकें 2023 में आई हैं वे योगी अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसकी है? शांतनु की। थ्रो द ब्रोकन ग्लास ऑटोबायोग्राफी किसकी है? TN शेषन की। जो ये TS शेषन है ये कौन है? इनका हाल ही में निधन हो चुका है और ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पहले पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसकी है? ऋषि राज की। फायर्स ऑन द गंगाज किसकी है? राधिका अय्यर की। वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक किसकी है? भगत सिंह की। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। NFP इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी, रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो ताकि मैंने पता चला वीडियो कैसी लग रही है, आगे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो सब ने रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताना है किसी लगी है। आगे है, देश की पहली वर्टिकल वाइन टनल ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ पर स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश के बकलो जिले में। वर्टिकल वाइन टनल हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा है जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है।
पेपर में बहुत बार पूछा जाया करे कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिप के लिए दर्रे से। और सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चीनाब नदी। सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, ये दोनों कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अटल सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग है ये अटल सुरंग, 9.02 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया? ये स्वदेशी है और देश का पहला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने किया इसका निर्माण? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका शुभारंभ किसने किया है? जो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हैं हरदीप पुरी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जो रेफरेंस गैसोलीन डीजल ईंधन है ये कहाँ पर बनाए जाएंगे? एक तो पानीपत की रिफाइनरी में और एक पारादीप की रिफाइनरी में इनका निर्माण किया जाएगा। क्रायोजेनिक फ्यूल कौन सा होता है? क्रायो बिल्कुल मिनिमम न्यूनतम टेम्परेचर के लिए क्रायो वर्ड यूज किया जाया करे। जहाँ पर भी क्रायो वर्ड दिख जाए तो समझ लियो बिल्कुल लो टेम्परेचर के लिए लगा है। और एक होया करे पायरो, पायरो हाई टेम्परेचर के लिए लगाया जाया करे और क्रायो लो टेम्परेचर के लिए। तो क्रायोजेनिक फ्यूल कौन सा आया करे? इसमें लिक्विड तो हाइड्रोजन होया करे, लिक्विड ऑक्सीजन होया करे। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल। यह नवीनतम है 13वीं। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनी है और 13वीं कौन सी है? इंडियन ऑयल। एटॉमिक फ्यूल यानी कि परमाणु ईंधन कौन सा है? यूरेनियम। और जो कनाडा में एक अथावास का झील है, अथावास का झील, इसमें यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। और भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है, जादूगोड़ा माइंस में यूरेनियम। ऑक्टेव नंबर क्या होता है? इसमें हम पेट्रोल की शुद्धता चेक करते हैं, पेट्रोल कितना है, कितना शुद्ध है। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा जाया करा है। ऑक्टेव नंबर से किसकी जांच की जाती है? पेट्रोल की शुद्धता की। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL थर्ड बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? जो एशियाई पैरा गेम्स हैं ये कहाँ पर इनका आयोजन हो रहा है? होंगजू चीन में इनका आयोजन चल रहा है। और इन भारत 99 तक पदक जीत चुका है और अपना पिछला रिकॉर्ड है वो भी तोड़ लिया है भारत ने। और जो प्रमोद भगत है इसने गोल्ड मेडल जीता है। ये सारे जिसने अभी एशियाई पैरा 2023 में गोल्ड जीता है, इनका किस किस खेल से संबंध है? प्राची यादव ने पैराडोंगी में गोल्ड जीता है, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता था। अवनी लेखरा इसने शूटिंग में गोल्ड जीता है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक में गोल्ड जीता है। सुहासिया तीराज बैडमिंटन में गोल्ड। धर्मराज लंबी कूद में गोल्ड। शीतल देवी ने तीरंदाजी में गोल्ड जीते हैं। जो सुहासिया तीराज है ये नोएडा के कलेक्टर रह चुके हैं पहले। और एशियाई पैरा गेम्स 2023 हैं ये चौथे क्रम के हैं। होंगजू चीन में इनका आयोजन होने लग रहा है और इसका शुभंकर क्या है? फेरी फी पक्षी इसका शुभंकर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसमें भारत ने कुल पदक कितने जीते थे? 7। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य थे। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के हैं टोक्यो शहर में हुए थे जापान के। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 48वीं और 32वें क्रम के हुए थे। और जो 33वें क्रम के हैं वे होंगे पेरिस में और 34वें क्रम के होंगे लॉस एंजिल्स में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं ये आपने बताना है। ओलंपिक में तो 7 जीते हैं और पैरा ओलंपिक में आपने बताना है कितने पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ में कुल पदक कितने जीते हैं भारत ने? 61। जो कॉमनवेल्थ हैं वे 22वें क्रम के हुए हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। एशियन गेम्स होंगजू चीन में इनका आयोजन चल रहा है। 2023 में आयोजन हुआ था होंगजू चीन में
और पैरा गेम्स हैं, एशियन पैरा गेम्स, उनका आयोजन होने लग रहा है और इनका पहले हो चुका है अब। और हर 4 साल में ये खेल होया करें और 107 पदक जीते हैं और 19वें क्रम के थे अब 19वें क्रम के थे अब जो 2023 में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में चल रही है? जो है रिपोर्ट आई है इसमें दिल्ली की सबसे खराब स्थिति बताई गई है। अब दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, दिल्ली चर्चा में चल लगी प्रदूषण की खातिर, तो दिल्ली की सबसे खराब स्थिति बताई गई है। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का सहजीवन। जो कवक है, जो लाइकेन है, ये किसका सूचक है? वायु प्रदूषक का सूचक है। ये वायु प्रदूषण बताया गया है, वो भी किसका? सल्फर का। कवक यानी कि फंगस, फंगस की स्टडी क्या होती है? माइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी क्या होती है? फाइकोलॉजी। और इन दोनों का सहजीवन क्या होता है? लाइकेन। और लाइकेन जहाँ पर भी प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, और जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे मतलब वहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है सल्फर का, और स्पेशल सल्फर के प्रदूषक का सूचक है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? 126वीं। पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126। ग्लोबल जेंडर गैप में 127वीं रैंक है इंडिया की। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38वीं। वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132वीं रैंक है इसकी। यूएनडीपी द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाया करे और 132वीं रैंक है वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और जो HDI है, इस इंडेक्स के 3 आधार होया करें: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। ये 3 आधार हैं इसके HDI के। यूएनडीपी द्वारा इसका रिपोर्ट जारी की जाया करे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वीं रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131वीं रैंक है। हंगर इंडेक्स में 107 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? ये उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपने बताना है और कमेंट करके सब जरूर बताया करो कब मनाया जाए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका कमेंट में रिप्लाई जरूर कराया करो। हंगर इंडेक्स है, इसकी भी रैंक बतानी है सब ने। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, यो भी बताना है कब मनाया जाए है। विश्व उपभोक्ता दिवस मैंने बता दिया 15 मार्च ने मनाया जाए है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ पर हुई है? दुबई में। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? सिक्किम में। और जो सिक्किम है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बनाया गया था। आगे है, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी, असम में। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? बेंगलोर में। 9वें नंबर का है दिव्य कला मेला 2023 में बेंगलोर में। नुआखाई त्योहार ओडिशा में, रजपर्व नुआखाई दोनों उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक जगन्नाथ यात्रा भी होया करे पूरी ओडिशा में। मक्खन अंडूरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अरेली महोत्सव वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अरेली उत्तराखंड, अरेला छत्तीसगढ़। और फूलदेई फेस्टिवल है वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? जो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये कहाँ पर शुरू किया गया है अभियान? नई दिल्ली में। अगर रेड लाइट हो रही है तो अपनी गाड़ी ना बंद कर दो, फालतू में तेल फूकन की कितनी जरूरत नहीं है। जो कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। आगे है डोज थर्ड। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? कैग गिरीश चंद्र मुर्मू।
और इसका कार्यकाल कितना हुआ है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। जो भी इनमें तो पहला हो जाए, या तो 6 साल पूरे हो जाए या फिर वो इंसान 65 वर्ष का हो जाए। और वर्तमान में कौन है कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल कितना है, 148 से लेकर 151 तक कैग का आर्टिकल है। आगे है महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। जो महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा जब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। और महान्यायवादी का आर्टिकल कितना होता है, 76। और वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी। और जो महान्यायवादी है संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाया करे कि भाग तो ले सका है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ये तो है केंद्र में महान्यायवादी। एक होया करे महाधिवक्ता, वो होया करे राज्य में। और जो महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना हुआ है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त है। जो चुनाव आयोग है उसका आर्टिकल कहाँ तक है, 324 से लेकर 329 तक का है। और 326 आर्टिकल में क्या लिख रखा है कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के मतदान कर सकते हैं। जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी, ये आपने बताना है, रमा देवी पहली महिला थी। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यो ना तो कभी भंग किया जा सकता ना कुछ और इसका कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होया करे 6 वर्ष का। और इसमें से 2/3 जो सदस्य हैं वे बारी बारी तय जाते रहे हैं। और इसका आर्टिकल कितना है, राज्यसभा का 80। लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। और लोकसभा का आर्टिकल कितना है, 81। और संसद का आर्टिकल कितना है, 79। और सरपंच बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले 21 वर्ष के एज थी वोट गिरने की, 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और राज्य दर्शन की सीरीज शुरू कर रखी है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये सब राज्य करवा रखे हैं, इन्हें भी जाके जरूर देखना।